अचानक से दोनों के ऊपर आग लग गई। उसी समय एक प्रकाश फैली। बैल एक युवक में बदल गया। मेरी संपत्ति बराबर बराबर बांटना। बहुत समय पहले विंध्याचल की पहाड़ियों के बीच बसे घने जंगल में एक टूटा फूटा प्राचीन महल था। उस महल के अंदर अनगिनत चमकते बीजों का भंडार छिपा हुआ था। दीवारों पर काई जमी थी, चारों ओर रहस्यमयी रोशनी फैली रहती थी। उसी खंडहर के बीच एक बैल खड़ा रहता, जिसकी आंखों से हर समय आंसू बहते रहते थे। उसकी नजरें हमेशा एक अद्भुत पौधे पर टिकी रहती। वो पौधा चांदी जैसा चमकता था और उस पर नीले नीलम जैसे बीज लटकते थे। तभी वहां एक वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। उन्होंने गंभीर आवाज में कहा, जिस दिन कोई निष्कपट इंसान यहाँ आएगा और धन से ज्यादा अपने प्रियजनों को चुनेगा, उसी दिन ये श्राप समाप्त होगा। बैल ने सिर झुका लिया और धीरे धीरे जंगल की गहराइयों में खो गया। उसी जंगल से कुछ दूर सूर्यपुर नाम का गांव था। वहां दो भाई रहते थे, मोहन और करण। मोहन बड़ा भाई था, जबकि करण छोटा। दोनों के पिता हरिदास थे, जो गांव के मेहनती किसान थे। एक दिन अचानक हरिदास की तबीयत बिगड़ गई। गांव का वैद्य आया, नाड़ी देखी और बोला, इनके अंदर बीमारी बहुत फैल गई। अब इनके पास ज्यादा समय नहीं बचा। ये सुनकर दोनों भाइयों की आंखें भर आईं। मरने से पहले हरिदास ने मोहन को अपने पास बैठाकर कहा, बेटा, मेरी संपत्ति बराबर बराबर बांटना। छोटे भाई के साथ अन्याय मत करना। इतना कहकर उन्होंने अंतिम सांस ले ली। कुछ दिनों बाद मोहन की पत्नी श्यामा ने उससे कहा, आप अब बंटवारा कर लो। कब तक ये साथ वाला झमेला रहेगा? हरियाली खेत और पक्का मकान अपने पास रखो और सूखी जमीन करण को दे दो। मोहन बाहर से सीधा दिखता था, लेकिन भीतर से लालची था। अगले दिन वो करण को बोला, देखो करण, बड़ा भाई होने के नाते मैंने फैसला कर लिया है। हरी जमीन और बड़ा घर मेरा होगा। तुम्हें पहाड़ी किनारे वाली सूखी जमीन और पुरानी झोपड़ी मिल जाएगी। लेकिन भैया, ये घर तो बाबूजी के कमाई से बना हुआ है, तो इसमें हम दोनों का हक होगा। ये अन्याय है भैया, ये बहुत गलत कर रहे हैं। हम पंचायत कराएंगे। लेकिन मोहन हंसते हुए बोला, अगर पंचायत करोगे तो भी फैसला मेरे पक्ष में होगा, क्योंकि गांव के मुख्य आदमी से मेरी अच्छी पहचान है। इसलिए जीत मेरी ही होगी। इसलिए जो कहता हूँ चुपचाप मान लो। करण बेबस होकर अपनी पत्नी के साथ टूटी झोपड़ी में रहने चला गया। तभी मीरा रोते हुए बोली, अब उस बंजर जमीन पर क्या उगेगा और हम कैसे जिएंगे कुछ खाए बिना? मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मैं उसी बंजर जमीन पर मेहनत करूंगा, जरूर कुछ ना कुछ उपज हो ही जाएगी। अगले दिन से वो सूखी जमीन पर फौड़ा से मेहनत करने लगा। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते। अरे करण, पत्थरों में भी खेती करेगा क्या? लेकिन करण बिना जवाब दिए मेहनत करता रहा। कई हफ्ते बीत गए, पर जमीन पर हरियाली का नाम नहीं था। एक शाम वो थककर घर लौटा। मीरा बोली, घर में अनाज खत्म हो रहा है और हमारे पास पैसे भी नहीं है। अनाज खत्म होने के बाद हम क्या खाएंगे? और बंजर जमीन पर भी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। काश मेरे पास एक मजबूत बैल होता, जिससे हाल जोतकर कुछ फसल उगा सकते। नगर के महाजन से थोड़ा कर्ज ले लो और कुछ धंधा कर लेते।
जिससे हमारी मजबूरी दूर हो जाती। अगले दिन करण महाजन के पास गया। उसकी सच्चाई देखकर महाजन ने उसे कुछ चांदी के सिक्के दे दिए। करण सोच रहा था कि वो व्यापार करेगा, लेकिन रास्ते में उसने एक घायल बैल को देखा। उसका मालिक उसे बेरहमी से पीट रहा था। अरे अरे भाई, क्या मार रहे हो इस बेजुबान जानवर की? क्या गलती है? अरे ये किसी काम का नहीं, पूरे दिन खाता है, बैठा रहता है। बैल की आंखों में दर्द देखकर करण का दिल पसीज गया। उसने सारे सिक्के देकर उसे खरीद लिया। घर पहुंचते ही मीरा गुस्से से बोली, हम भूखे हैं, हमारे घर में एक भी अनाज नहीं है और तुम इसकी सारी असलियत जानते हुए ये मुसीबत घर ले आए। करण धीरे से बोला, प्रेम से शायद ये बदल जाए। अगले दिन करण बैल को खेत में ले गया। उसने उसका प्यार से नाम रखा गोलू। लेकिन बैल एक कदम भी नहीं चला। एक रात करण आंगन में बैठा रो रहा था। तभी अचानक से बैल इंसानी आवाज में बोला, दुखी मत हो करण, मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। करण डर गया और मीरा को वहां बुलाया। मीरा भी चौंक गई। बैल इंसान की आवाज में कैसे बोल सकता है? मैं तुम्हें ऐसे बीजों तक ले जाऊंगा जो सूखी धरती में भी फसल उगा देगी। करण डर गया और मीरा को वहां बुलाया। मीरा भी चौंक गई। डरते डरते बैल के बात पर विश्वास किया और आधी रात को तीनों जंगल की ओर निकल पड़े। काफी दूर चलने के बाद वे एक पुरानी महल तक पहुंचे। अंदर रंग बिरंगे चमकते बीज बिखरे पड़े थे। ये बीज तो खुद चमक रहे हैं। गोलू बैल बोला, नेक दिल वाले ही इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, इनमें चमत्कारिक शक्ति है। कारण कुछ बीज लेकर घर लौटा। उसने उन्हें खेत में बो दिया। अगली सुबह जब वो उठा तो उसकी आंखें फटी रह गईं। पूरा खेत सुनहरी फसलों से लहलहा रहा था। करण और मीरा खुशी से रो पड़े। और उस अनाज को बाजार में बेच दिया। इस तरह हर महीने वो जंगल जाकर बीज लाता और खेत में बोता, और खेत भर जाता तो उस अनाज को बेच देता। और धीरे धीरे कारण का घर झोपड़ी से महल बन गया। पूरे गांव में उसकी चर्चा होने लगी। लेकिन उसका भाई मोहन को पता चला तो मोहन जलने लगा। जरूर कोई खास बात है, नहीं तो बंजर जमीन में इतनी सारी फसल कैसे उगा सकता है? उसने पत्नी से कहा। पत्नी बोली, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमें इसकी जानकारी करनी चाहिए कि ये सब कैसे हो रहा है। एक दिन मीरा गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। वैद्य ने जवाब दे दिया। कारण निराश होकर बाहर बैठकर रो रहा था। तभी बैल बोला, रो मत करण, अब समय आ गया है असली परीक्षा का। मेरे साथ चलो और मीरा को भी साथ ले लो। वे फिर उसी महल में पहुंचे। वहां वही चमकदार पौधा खड़ा था जिस पर नीलम जैसे बीज लगे थे। भोला बैल बोला, इन चमकते बीजों को बो दोगे तो दुनिया के सबसे धनी इंसान तुम बन जाओगे। लेकिन सब बीज में से एक साधारण बीज है, उसे मीरा को खिला दोगे तो वो ठीक हो जाएगी। मगर फिर ये सारी जादुई शक्तियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। अब फैसला तुमको करना है। करण बिना सोचे साधारण बीज की ओर बढ़ा। तभी मोहन और श्यामा पीछा करते हुए वहां तक पहुंच गए और तलवार लेकर वहां खड़ा हो गए। रुक जा, कारण हमें सब पता चल गया है। हमें सारे जादुई बीज चाहिए। भैया, इस बीज का मीरा को बहुत जरूरत है, क्योंकि मीरा इससे ठीक हो सकती है, नहीं तो मीरा मर जाएगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, बीज सिर्फ मैं ही लूंगा, क्योंकि मुझे बहुत अमीर आदमी बनना है और अमीर आदमी बनके राज करना है। इसलिए ये बीज मुझे चाहिए।
जैसे ही वो दोनों पौधे की ओर बढ़ा और छुआ, वैसे ही अचानक से दोनों के ऊपर आग लग गई। मेरे भाई भाभी के ऊपर आग कैसे लग गई? अरे ये सब क्या हो गया? कोई तो बचाओ। कुछ ही पलों में वे राख बन गए। तभी वहां वही वृद्ध तपस्वी प्रकट हुए। जो लालच करता है उसका यही अंत होता है। करण ने तुरंत साधारण बीज मीरा को खिला दिया। कुछ ही क्षणों में उसकी बीमारी गायब हो गई और मीरा ठीक हो गई। उसी समय एक प्रकाश फैली। बैल एक युवक में बदल गया। करण ये देखकर हैरान रह गया। युवक बोला, मैं देवगढ़ राज्य का युवराज आर्यन हूँ। लालच में आकर मैंने इन जादुई पौधों को छू लिया था। तब मुझे श्राप मिला कि जब तक कोई निस्वार्थ इंसान धन से ऊपर अपने परिवार को नहीं चुनेगा, मैं पशु बना रहूंगा। करण की आंखों में आंसू आ गए। तपस्वी मुस्कुराए और बोले, अब ये बीज तुम्हारे हैं। लेकिन करण ने हाथ जोड़कर बोला, बाबा, मुझे जादुई बीज नहीं चाहिए। मैं बस चाहता हूँ कि मेरी जमीन मेरी मेहनत से हरी भरी रहे। तपस्वी प्रसन्न हो गए। उन्होंने करण को एक साधारण बीज दिया। इसे बो देना, तुम्हारी धरती हमेशा उपजाऊ रहेगी और तुम हमेशा खुश रहोगे। करण और मीरा मुस्कुराते हुए गांव लौट गए। युवराज आर्यन अपने राज्य वापस चला गया। उस दिन के बाद करण ने अपनी मेहनत से खेती की और गांव वालों की सहायता करता रहा। लोग